रात का आखिरी पहर था। शहर गुलराज के किले की दीवारें ठंडी हवा में हल्की हल्की करहा रही थी, जैसे पुराने जख्मों से भरे हुए बदन की हड्डी जो सदियों का बोझ उठाकर थक चुकी हो। किले के अंदर बुलंद बुर्ज पर खड़े बादशाह जलालुद्दीन सिकंदर ने दूर अंधेरा छांट कर देखा। फासले पर कहीं राजपूतों के मशाल जल रहे थे, छोटी छोटी आग की लकीरों की तरह जो रात के सीने पर दाग सी लगती थीं। उसने धीमा सा सांस लिया। सरहद और भी करीब आ गई है जलाल, उसने खुद से ही कहा। पीछे से पांव की हल्की हल्की आहट आई। वो बिना मुड़े पहचान गया, ये उसका अजीज दोस्त और सिपह सालार मलिक यार खान था। जहां पना मलिक यार ने सामने आकर सर झुकाया। राजा उदय सिंह के घोड़सवार सिर्फ 2 रोज की मसाफत पर हैं। आप हुक्म दे, हम कल ही फजर से पहले हमला कर दें। जलाल ने मशाल की रोशनी में उसकी आंखों में झांका, जैसे किसी ने 2 कत्ल होने और 1 शहर बचने की खबर एक ही जुमले में दे दी हो। हम अपना राज बचाने निकले थे मलिक, बादशाह ने धीरे से कहा, लेकिन हर जंग सिर्फ सरहदों से नहीं, लाशों से जीती जाती है, और हर लाश किसी का बेटा, किसी का शौहर, किसी का भाई होता है। मलिक यार ने जरा कड़ी आवाज में कहा, मगर अगर आज हमने तलवार ना उठाई तो कल ये लोग आपके दरबार में घुसकर आपका ताज छीन लेंगे। राजपूत रहमत पर नहीं, सिर्फ इज्जत पर जीते हैं। उनके लिए जंग इबादत है जहां पना। जलाल ने निगाह फिर से दूर उजले धुंधले नुक्तों पर घुमा दी। वही राजपूत मशालें। हम भी इज्जत से जाने जाए मलिक, उसने आहिस्ता कहा। तैयार रखो फौज को, कल सुबह मशवरा होगा। आज रात कुछ और करना है। मलिक यार ने कुछ हैरानी से देखा मगर सवाल न किया, सर झुकाकर मुड़ गया। जलाल चुप सा गया। आज रात उससे मिलना है, उसने दिल ही दिल में सोचा, शायद आखिरी मर्तबा। कैदखाना से महल तक। किले के एक गहरे हिस्से में जहां दीवारें सुर्ख मिट्टी और चूने से बनी थी और हवा में ठंडी नमी थी, एक छोटा सा कमरा था, जिंदानों से हल्का, मेहमान खाने से सख्त। उस कमरे का दरवाज़ा आज आधी रात को खोला गया। जलाल ने अपने जिस्म पर सादा सा नीला लिबास पहना, ताज उतार दिया, कमर से तलवार हटा दी। सिर्फ एक आम सा चोगा और पतला सा कमरबंद, जिसके दोनों सिरों पर छोटी छोटी घंटियां लगी थीं जो चलने से हल्की सी आवाज करती थीं। उसने घंटियों को दबाया कि वो भी चुप हो गईं। आज की मुलाकात किसी बादशाह की नहीं, एक आदमी की थी। दरोगा किला ने झुककर कहा, जहां पना वो लड़की आपके हुक्म के मुताबिक मेहमान खाने के करीब वाक़या छोटे बाग में है। 2 सिपाही बाहर हिफाजत पर है, अंदर सिर्फ आप। जलाल ने हाथ से इशारा किया, ठीक है, कोई इधर ना आए जब तक हम ना बुलाएं। वो तेज कदम नहीं चल रहा था, आज उसके हर कदम में एक अजीब सा बोझ था। बाग के छोटे से दरवाजे तक पहुंच के वो पल भर रुक गया। हवा में फूलों की खुशबू थी, चमेली, मोतिया और किसी अजनबी फूल की खुशबू जो इस मिट्टी की ना लगती थी ना उसके राज की। दरवाज़ा खुला तो वो अंदर आ गई। मीरा, राजपूत कबीले सूर्यवंशी की लड़की, जंजीर से बंधी कैदियों जैसी नहीं बल्कि किसी एहतराम के साथ रुकी गई एक अजीज मेहमान जैसे। उसका कसूर कुछ नहीं था, बस तकदीर ने उसे दोनों दुश्मन कौमों के दरमियान फंसाया था। वो बाग के किनारे पड़े हुए छोटे से चबूतरे पर बैठी थी, बाल जरा से बिखरे, जिस्म पर हल्का सा नीली साड़ी जो काली रात में भी दरिया की तरह लहरा रही थी। हाथ की कलाइयों में मिट्टी की छोटी छोटी चूड़ियां, कुछ टूट चुकी थी, कुछ पहने हुए चमक रही थी। उसने कदम की आहट सुनी तो पलट कर देखा। आंखों में एक पल को अंधेरा, फिर पहचान की रोशनी। बादशाह? जलाल, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। आज देर हो गई। बादशाह नहीं, जलाल ने धीरे से कहा। आज सिर्फ जलाल आया है जो हर दफा तुम्हें देखकर अपना ताज भूल जाता है। मीरा ने हल्के से हंसकर नजर झुकाई। आपको पता है, हमारे यहाँ राजपूत कहते हैं, जो तलवार भूल जाए उसके हाथ से चूड़ी भी गिर जाती है। जलाल उसके करीब आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान सिर्फ एक बांस की छोटी सी मेज थी जिस पर मिट्टी का दिया जल रहा था। दिए की हल्के सोते हुए रोशनी में उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे किसी ने रंगों से नहीं, धूप और मिट्टी से बनाया हो। राजपूतों के कहानियों में तलवार बहुत है जलाल, जलाल ने कहा, मगर तुम्हारी इन छोटी छोटी चूड़ियों का राज अभी तक मुझे समझ नहीं आया। मीरा ने अपनी कलाई उठाई। चूड़ियों के गोल घेरे रंग बिरंगे, सुर्ख, पीली, हल्के सब्ज, मिट्टी के रंग के।
ये मिट्टी की चूड़ियां हैं, उसने फख्र से कहा। हमारी माँ कहा करती थी, सोना रूह को आधी खुशी देता है, मिट्टी पूरी। जो चीज़ इस मिट्टी से जुड़ी हो वो दिल के करीब होती है। मगर ये तो बहुत आसानी से टूट जाती हैं। जलाल ने हल्के से एक चूड़ी को उंगली से छुआ। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट के नीचे कहीं दर्द की हल्की सी लकीर चल गई। इज्जत, प्यार, वफादारी सब आसानी से टूट जाता है जलाल। इंसान फिर भी पहनता रहता है, शायद इस उम्मीद पर कि शायद इस दफ़ा ना टूटे। जलाल कुछ लम्हा उसकी आंखों में देखता रहा। और तुम्हारी ये चूड़ियाँ? उसने धीरे से पूछा। उसने ज़रा सा बाजू हिलाया जिससे चूड़ियाँ खनकने लगी, जैसे छोटी छोटी घंटियाँ अजान की आवाज़ से पहले की चुप्पी को तोड़ रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था अपनी शादी के दिन के लिए बनाऊंगी, फिर जब से तुमसे मिली हूं तो लगता है शायद ये दिन कभी आए ही ना। अब इनमें से कुछ चूड़ियां अपने लिए रखना चाहती हूं और एक या दो किसी और के लिए। उस और का नाम मालूम है तुम्हें? जलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। आपका नाम बहुत लंबा है, उसने हल्के से छेड़ते हुए कहा। जलालुद्दीन सिकंदर। हम तो सिर्फ जलाल कहते हैं, शायद यही नाम ज्यादा दिल के करीब है। जलाल ने उसके हाथ की पुश्तनी पर हल्का सा हाथ रख दिया। और तुम्हारा नाम? उसने धीरे से कहा। मीरा। इसका मतलब क्या है? मीरा का मतलब है जिसका मन किसी एक के इश्क में डूब जाए, उसने आंखें झुकाकर कहा। हमारे कहानियों में मीरा वो है जो अपनी पूरी हस्ती से सिर्फ एक को चाहती है, शायद इश्क मिले या ना मिले। फिर तुम? जलाल के अल्फाज अधूरे रह गए। मीरा ने उसके हाथ पर अपनी मिट्टी की चूड़ियों वाला हाथ रख दिया। जब राजपूत लड़की किसी को चूड़ी पहना दे तो मतलब ये होता है कि उसने अपना दिल उसके हवाले कर दिया। जलाल कुछ कहना चाहता था मगर उसके अल्फाज गले में अटक गए। सिर्फ उसने उसके हाथ को जरा मजबूती से थाम लिया। बाग के ऊपर आसमान में चांद बादलों के पीछे से झांक कर फिर छुप गया, जैसे उनका राज सिर्फ चांद ने सुना हो और अब वो भी शर्मिंदा हो। 2 दुनिया, 1 धड़कन। 2 हफ्तों से ये मुख्तसर सी मुलाकातें चल रही थीं। दिन भर किला फैसलों, नक्शों, जंगों के जिक्र से गूंजता। रात को वही किला उसी बादशाह को छुपा लेता जो एक राजपूत लड़की के सामने सिर्फ जलाल बन जाता। एक रात मीरा खामोश थी। बाग में भलों के साए लंबा होकर उनके दरमियान गिर गए थे। तुम परेशान हो? जलाल ने फौरन समझ लिया। क्या बात है? मीरा ने गहरा सा सांस लिया। आज सुबह राजा उदय सिंह का संदेशा आया है। उसने कहा वो कल इस किले के बाहर अपना पैगाम देने वाला है और मैं उनकी बेटी हूं जलाल। जलाल एकदम से सीधा हुआ। राजा की बेटी? मीरा ने हल्का सा हंसकर सर हिला दिया। हम राजपूत अपने खानदान का नाम कम कहते हैं, इज्जत ज्यादा। मुझे तुम पे भरोसा था इसलिए पहले बताया नहीं, मगर अब वक्त कम है। शायद कल के बाद मैं यहाँ मेहमान के तौर पर ना रहूं। जलाल के जहन में जंग की सूरत हाल फिर से उभी। मलिकों के मशवरों की आवाज़ें, नक्शे, तोप, भर्चियाँ, तलवारों के धार के नीचे दबा हुआ इंसान का खून। और अब उस खून के दरमियान मीरा का चेहरा भी आ गया। मीरा, उसने बहुत नरमी से कहा, हम दोनों अपने अपने लोगों के जिम्मेदार हैं। मैं अपना राज किसी को दे नहीं सकता और तुम अपने बाप से बेवफा नहीं हो सकती। ये जंग, उसकी आवाज़ भर्रा गई, शायद इन्हीं हाथों से लिखी गई थी जिन्होंने हमारी मोहब्बत को भी लिखा है। मीरा ने नज़र चुरा ली। हमारे यहाँ की कहानियों में लिखा है कि जब 2 तलवारों का रक्स चलता है तो फूलों को कुचलना लाजमी होता है। हम दोनों फूल हैं जलाल। तलवारें किसी से पेट भर दोस्ती नहीं करती, मगर तलवारें हमारे हाथ में हैं, हम तलवार के हाथ में नहीं। जलाल ने जिद से कहा, मैं राजा के साथ सुलह की बात कर सकता हूँ, ज़मीन बांट सकते हैं, खून नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आरजू भी थी और गम का गहरा साया भी। अगर मेरे बाप ने तुम्हारी ये बात सुना तो शायद वो हंसा भी ना, सिर्फ तलवार निकाल ले। उनके लिए सुलह कमज़ोरी होती है और कमज़ोर आदमियों के राज ज़्यादा देर नहीं चलते। जलाल चुप हो गया, बहुत देर चुप रहा। अगर मैं तुम्हें जाने के लिए कह दूं? उसने आहिस्ता से पूछा। अपने बाप के किले में वापस, अपने लोगों में, अपनी इज्जत के दरमियान हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चलकर अपने अपने आवाम को बचाने की कोशिश करें। क्या तुम? उसने हिचकिचाहट से उसके चेहरे को देखा। क्या तुम चली जाओगी? मीरा ने उसकी तरफ एक गहरी, बहुत गहरी नज़र से देखा। जलाल, उसने धीमे से कहा, अगर मैं जाऊंगी भी तो
अपना कुछ ना कुछ यहाँ छोड़ जाऊंगी, वरना मैं कौन हूँ? सिर्फ एक बादशाह मेहमान या एक दुश्मन के किले में फंसी हुई राजपूत लड़की? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ और हूँ। उसने अपनी कलाई से एक मिट्टी की चूड़ी निकाली। वो चूड़ी सब्ज रंग की थी, जिसमें हल्के हल्के नक्श बने थे, जैसे कच्ची बेल किसी दीवार पर पच जाती है। ये क्या है? जलाल ने कहा। ये मेरी पसंदीदा चूड़ी है, माँ ने खुद बनाई थी। मुझे कहा था जिस दिन तुम्हें असल प्यार हो, ये चूड़ी उसको दे देना, वरना इन्हें मिट्टी में गाड़ देना। मैंने बहुत सोचा था कि शायद ये चूड़ी मेरी शादी के दिन पहनूंगी, मगर उसने उस चूड़ी को अपनी उंगलियों में घुमाया। लगता है मेरी किस्मत में कोई और दिन लिखा था। जलाल ने हाथ बढ़ाया, मगर मीरा ने चूड़ी फौरन नहीं दी। पहले उसने चूड़ी के अंदर उंगली से कुछ खुरचा। आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन हाथ मजबूत था। मैं लिख नहीं सकती आपकी ज़बान में, उसने हल्की हंसी से कहा, मगर राजपूती अक्षर में एक लफ्ज़ लिख रही हूँ। जब कभी आपको ये चूड़ी मिले या याद आ गई तो समझ लेना कि उसमें लिखा लफ्ज़ मीरा है, और मीरा का मतलब तुम जानते हो। फिर उसने वो चूड़ी जलाल के हाथों में रख दी। जलाल ने चूड़ी को ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने उसे अपनी रूह का हिस्सा दे दिया हो। देर तक वो कुछ न कह सका। आखिर सिर्फ यही कह पाया, मैं वादा करता हूँ मीरा, मैं अपने आप से भी लड़ जाऊंगा, मगर तुम्हारी रूह को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अगर जंग आई भी तो ये याद रखूंगा कि दुश्मन के किले में एक ऐसी लड़की थी जिसने मुझे प्यार का मतलब समझाया। मीरा ने सिर हिला दिया। बस इतना याद रखना, उसने धीमे से कहा, कि अगर कल हमारी तलवारें एक दूसरे के खिलाफ भी हों तो हमारी दुआएं एक दूसरे के लिए होंगी। राजपूत लड़की अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर सकती है जब उससे प्यार कर बैठे। उस रात दोनों ने बहुत सी बातें की, बहुत सी खामोशियां भी शेयर की। फिर सूरज उगने से 1 घंटा पहले मीरा को वापस उस कमरे में ले जाया गया जहां वो रखी गई थी। जलाल किले के बुर्ज पर चला गया, लेकिन इस दफ़ा उसके हाथ में मिट्टी की एक चूड़ी थी। पैगाम जंग। अगली सुबह किले के बाहर राजपूत फौज की सफ़ें खड़ी थीं। झंडे हवा में लहरा रहे थे। घोड़ों की आवाज़ें, सिपाहियों के नारे, तलवारों का चमकना, सब मिलाकर जंग का नगमा बजा रहे थे। जलाल किले की दीवार पर खड़ा था अपने सारी फौज के साथ। बगल में मलिक यार, पीछे सिपाहियों की कतारें। नीचे फासले पर राजा उदय सिंह अपने घोड़े पर सवार था। सीना चिपसेट, आंखों में आग, सर पर राजमुकुट। उसके पीछे राजपूत सिपाही तलवारों और भर्चियों से लथपथ, जिनके चेहरों पर जंग से पहले वाली भी भूख थी और खून का प्यास भी। राजा ने घोड़े को जरा आगे करके पुकारा, जलालुद्दीन सिकंदर, सुनो राजपूत का पैगाम। जलाल ने हाथ उठाया, संकेत दिया कि किले पर मोर्चा संभाले सिपाही खामोश हो जाए। बोलो राजा उदय सिंह, उसने ऊपर से जवाब दिया। हम तुम्हारा पैगाम सुनने को तैयार हैं। राजा के चेहरे पर हल्की सी तहकीर भरी मुस्कुराहट आई। तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमारे गांव जलाए, हमारे जवान कैद किए। तुम्हारी बादशाहत तलवार की धार पर खड़ा है, न कि इंसाफ पर। आज राजपूत तुमसे जमीन भी मांगेगा और इज्जत भी। जलाल ने कमकपान से भरे जज्बाती नारे सुने जो राजपूतों के लश्कर से बुलंद हुए। उसने अपने जहन में मीरा का चेहरा लाया। क्या वो भी यहीं कहीं इन्हीं सफ़ों में होंगी, पर्दा के पीछे, या फिर किसी खेमे के साए में, या फिर अभी तक कैदखाने के कमरे में? दिल ने बहुत सारे सवाल किए, मगर वक्त कम था। राजा उदय सिंह, जलाल ने पुरसुकून लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हमने तुम्हारी ज़मीन पर इजारा हुत नहीं, हुकूमत का हक जमाया। तुम्हारी कौम हमारी रियाया में से है। हम चाहें तो तुम्हें तख्ते दिल्ली से फरमान भेजकर भी तुम्हें हुक्म दे सकते हैं, मगर हम सुलह चाहते हैं। आओ ज़मीन बांट लेते हैं, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, हमें हमारा। खून बहने से बेहतर है कि कलम चल जाए। राजपूत लश्कर में हल्की सी हलचल हुई। सब इतने शदीद जंग की उम्मीद में थे कि उन्हें सुलह का लफ्ज़ बेगाना लगा। राजा उदय सिंह का चेहरा सख्त हो गया। राजपूत तलवार से जीता हुआ हक कलम से नहीं देता, और न ही राजपूत किसी गैर की रियाया बनकर जीता है। तुम्हारा पैगाम सिर्फ कमज़ोरी की बू देता है जलाल। अगर तुम्हें जंग से डर लगता है तो अपना ताज किसी और को दे दो। ये लफ्ज़ किले की दीवारों से टकराकर वापस जलाल के सीने में गूंज उठे। मलिक यार ने उसकी तरफ देखा।
जहाँपना, दुश्मन आपके आदर को ललकार रहा है जहाँपना। आज अगर हमने जवाब न दिया तो कल अपने ही लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। जलाल की मुट्ठी अनजाने में बंद हो गई। उंगलियों में कुछ सख्त और नाजुक सा महसूस हुआ। मीरा की मिट्टी की चूड़ी जो उसने आज अपनी कलाई के अंदर छिपाकर बांध रखी थी ताकि किसी को नजर न आए, उस चूड़ी की हल्की सी चिल्हट उसे याद दिला रही थी कि कभी कभी इज्जत प्यार दोनों के बीच फासला बहुत कम रह जाता है, मगर चलते वक्त फिर भी दोनों को चूर चूर कर देता है। राजा उदय सिंह, जलाल ने जरा सर्द लेकिन मजबूत लहजे में कहा, हमारे लिए अपनी रियाया की जान बहुत कीमती है, लेकिन हमारी इज्जत भी किसी से कम नहीं। तुमने अगर कलम से बात करने से इनकार किया तो अब तलवार से ही जवाब देना होगा। जंग तुम्हारी मर्जी से होगी, मगर उसका अंजाम तकदीर लिखेगी। राजा ने तलवार निकालकर आसमान की तरफ उठा दी। तो फिर तकदीर लिखी जाए आज, वो चिल्लाया। राजपूत लश्कर से नारे बुलंद हुए। किले की दीवारों पर भी ढोल बज उठे। आसमान पर कबूतरों का झुंड उड़कर दूर चला गया, शायद जंग से दूर, शायद मोहब्बत से भी। दिलों का मोर्चा। जंग से पहले की रात मीरा के कमरे का दरवाजा खोला गया, मगर इस दफा दारोगा किला नहीं बल्कि मलिक यार खुद अंदर आया। मीरा ने उसको देखकर जरा सा चौंक कर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। जहां पनाह ने बुलाया है? उसने पूछा। मलिक यार की आंखों में सख्ती थी, मगर उसकी रूह में कहीं एक अजीब सा दर्द भी। नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा, इस दफा मैं तुम्हें मिलने आया हूं, अलहदा। मीरा ने बेमानी सी मुस्कुराहट की। आप बादशाह के सबसे करीबी दोस्त हैं, सही? उनकी तलवार, उनकी ढाल, उनका साया, और मैं उनके दुश्मन की बेटी। बोलिए मलिक यार। मलिक यार ने करीब आकर धीरे से कहा, तुम जानती हो कि कल जंग है, राजपूत और जलाल के दरमियान, मगर एक बात मुझे परेशान कर रही है। मीरा खामोश रही। बादशाह की आंखों में तलवार की चमक कम हो गई है और किसी और रोशनी ने अपनी जगह बना ली है, मलिक यार ने कहा। उनके फैसले अब इतने सीधे नहीं रहे। वो सुलह की बात करते हैं जबकि दुश्मन सिर्फ खून चाहता है। मुझे शक है राजपूत लड़की कि तुम उनके दुश्मन नहीं, उनकी कमजोरी बन रही हो। मीरा ने इस बार बिना मुस्कुराहट के जवाब दिया, प्यार को आप कमजोरी कहते हैं? जंग के मैदान में हर वो चीज जो फैसले को हिला दे कमजोरी है। मलिक यार ने बेरहम सच्चाई से कहा, अगर बादशाह तुम्हारे लिए कोई गलत कदम उठाएं तो उनका सिर्फ सर नहीं, उनका राज भी कट सकता है। तसव्वुर करो, तुम्हारी एक मुस्कुराहट से अगर हजारों लोगों का कत्ल हो जाए तो ये कैसा प्यार हुआ? मीरा के होंठों का रंग उड़ गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर किले की दीवार दिख रही थी, जिसके उस पार खड़े जलाल को वो कितनी रातों से मिलती रही थी। तुम क्या चाहते हो मलिक यार? उसने खौफ से पूछा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मलिक यार ने सख्ती से कहा, कि कल जंग से पहले तुम यहां से चली जाओ और अपने बाप के खैमे में वापस चली जाओ, ताकि बादशाह का दिल एक मोर्चे पर लड़ सके, दो नहीं। मीरा के लिए बात आसान न थी। अगर मैं गई तो वो समझेंगे कि मैंने उन्हें छोड़ दिया, उसने हल्की आवाज में कहा। ना, वो समझेंगे कि तुमने उनका बोझ हल्का कर दिया। कुछ लोग साथ रहकर भी कमजोर कर देते हैं और कुछ दूर जाकर भी मजबूत कर जाते हैं। तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन सी हो। मीरा का बस चलता तो वो रो देती, मगर राजपूत लड़की की आंखों के आंसू इतनी आसानी से बहते नहीं, सिर्फ उसकी कलाई की चूड़ियां ज्यादा जोर से खनकने लगीं। अगर मैं चली गई तो क्या आप उन्हें बताएंगे कि ये मेरा फैसला था? मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मलिक यार ने मना कर दिया। बादशाह को सिर्फ जंग की खबर होनी चाहिए, दिल की नहीं। तुम भी यही चाहोगी अगर तुम सच में उनसे प्यार करती हो। मीरा ने लम्हा भर के लिए आंखें बंद कर लीं। दिमाग में माँ की आवाज गूंज उठी, मीरा, राजपूत लड़की का सर तो कट सकती है, लेकिन उसकी इज्जत और उसका वादा नहीं टूटना चाहिए। और फिर जलाल की आवाज, मैं तुम्हारी रूह को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। कब जाना होगा मुझे? उसने आखिर पूछा। अभी, मलिक यार ने कहा, रात के अंधेरे में। कुछ घोड़सवार तुम्हें किले के पीछे के रास्ते से निकलकर राजपूत खेमों तक पहुंचा देंगे। वहां तुम अपने बाप को जो भी कहना चाहो। मीरा ने उसकी बात काट दी। मैंने फैसला कर लिया, उसने कहा। मैं जाऊंगी, लेकिन एक चीज यहां छोड़कर। वो अपने छोटे से संदूक के पास गई जहां मिट्टी की और भी चूड़ियां थीं। उनमें से ये एक बहुत ही सादगी से बनी मिट्टी की चूड़ी उसने अलग की। इस पर कोई रंग न था, सिर्फ सफ़ेद मिट्टी के बीच एक पतली सी सुर्ख लकीर चलती थी। ये? मलिक यार ने पूछा। ये मेरा आखिरी पैगाम होगा, मीरा ने धीमे से कहा, जलाल के लिए।
मैं कोई पैगाम नहीं पहुंचाता, मलिक यार ने सख्त लहजे में कहा। जंग कोयला है, इश्क के कागज पर अल्फाज जला देता है। फिर भी ये यहीं किले में कहीं छोड़ देना। मीरा ने जिद की, जहां जंग के बाद कोई भी इसे पकड़कर उस तक पहुंचा सके। राजपूत लड़की का पैगाम सिर्फ मिट्टी में लिखा जा सकता है, कागज पर नहीं। ये चूड़ी ही मेरा खत है। मलिक यार ने फिर भी मना करना चाहा, मगर मीरा ने चूड़ी उसके हाथ में थमा दी। अगर आपने ये पैगाम उस तक ना पहुंचाया तो याद रखना मलिक यार, आज के बाद जो भी तलवार किसी बेगुनाह के खून से रंगेगी उसमें आपका भी हिस्सा होगा। मलिक यार कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से चूड़ी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। ठीक है, उसने खाली से लहजे में कहा, मैं इसे किले में छोड़ दूंगा, बस तुम जाओ। और फिर मीरा अंधेरे में राजपूत घोड़सवारों के साथ वापस अपने खानदान के खेमों की तरफ निकल गई, उसका दिल किले की दीवारों में कहीं छोड़कर। खून की बारिश। अगली सुबह आसमान पहली ही रोशनी से लाल सा लगने लगा, जैसे सूरज ने पहले से ही जान लिया हो कि उसे आज बहुत सा खून देखना पड़ेगा। जलाल ने अपना जंगी लिबास पहना, जिरे, सिपर, सर पर खोदा, कमर से तलवार। कमर के अंदर कपड़े के नीचे अब भी मीरा की पहली सब्ज चूड़ी बंधी हुई थी। जंग के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गई। राजपूतों का नारा हर हर महादेव गूंज उठा। जलाल की फौज का नारा अल्लाहू अकबर जवाब में बुलंद हुआ। आसमान ने दोनों आवाज़ों को एक साथ सुना। शायद उसे फ़र्क ही ना लगा हो कि कौन किस ज़बान में किस से दुआ मांग रहा है। उसे तो बस क़त्ल की बू आनी थी। तलवारें उछलने लगी, घोड़े दौड़ने लगे, बर्छियां हवाओं में उड़कर जिस्मों में घुसने लगी। पहली लाश ज़मीन पर गिरते ही जैसे बांस लहराया, फिर तो हर तरफ सिर्फ जिस्मों का जंगल था। जलाल अपने मरकज़ी लश्कर के साथ आगे बढ़ा। उसका वार बिल्कुल वो नहीं था जो उसने जवानी में सीखा था। आज हर वार उसे ये याद दिलाता था कि उसके हर फेर के साथ किसी माँ का लाल गिर रहा है, लेकिन वो रोक भी ना सकता था। अगर वो रोकता तो उसकी फौज बिखर जाती और दुश्मन उनके किले तक पहुंच जाता। बादशाह बाएं जानिब से राजपूत घोड़सवार तोड़कर आ रहे हैं, एक सिपाही ने चीख कर कहा। जलाल ने सिग्नल दिया, मलिक यार, उन्हें रोको। मलिक यार लश्कर के बाएं हिस्से में अपने घोड़सवारों के साथ भरपूर लश्करों के दरमियान गुजर गया। धूल का बादल उठा, जिसमें से सिर्फ तलवारों का चमक दिखाई देता था। राजपूत की तरफ से भी एक नया जर्नैल आगे बढ़ा। उसका चेहरा जर्रा से उठते धूल के पीछे थोड़ा धुंधला सा दिख रहा था, मगर उसकी आवाज़ रोशन थी। बादशाह जलाल, उसने चीख कर कहा, आज का दिन याद रखना। आज सूर्यवंशी खानदान का एक सिपाही तुम्हें दिखाएगा कि इज्जत के लिए कैसी जान लड़ाई जाती है। जलाल ने उसके वार का जवाब दिया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां ओढ़ीं, घोड़ों ने झटका लिया। एक लम्हा को जलाल को लगा कि उस जर्नेल की आंखों में कहीं मीरा की परछाई है, लेकिन फिर तलवार ने उसका ध्यान तोड़ दिया। जंग बहुत देर तक चली। तलवारों का रक्स, बर्छियों का तनाव, तीरकाशों की सफ़ें, हर चेहरा खून और धूल से लाल हो गया। सूरज सर पर आया तो मैदान से पसीने और खून की मिली झिल्ली ज्यादा तेज उठने लगी। जिस जिस्म पर जख्म न था वो भी धूल से लिपटा हुआ था, जैसे जंग ने उसे भी बेइज्जत समझकर मिट्टी में घसीट लिया हो। दोपहर के करीब राजपूतों की सफ़ें थोड़ी पीछे हटने लगी। जलाल की फौज ने जोरदार हमला किया। राजपूत जर्नैल जो पहले उनके सामने गरज रहा था, अब घायल होकर पीछे हट गया। मगर उनके लश्कर के बीच से एक नया घोड़सवार आया। सर पर गेंदा सा मुकुट, हाथ में सुर्ख पलकी जैसी धज्जियों से सजी हुई तलवार। ये राजा उदय सिंह खुद था। जलाल, उसने चिल्लाकर कहा, आज का फैसला हम दोनों के दरमियान तलवार करेगी। या तू जिंदा रहेगा या मैं। जलाल ने भी घोड़ा आगे बढ़ाया। अगर सिर्फ हमारी मौत से ये जंग रुक जाती है तो फिर आओ, ताकि कम से कम हजारों की जान बच जाए। दोनों घोड़े एक दूजे की तरफ दौड़े। तलवारें टकराईं। आसमान ने सिफारिश ना की, हवा ने रोकने की कोशिश नहीं की। जमीन ने दोनों के घोड़ों के ठोकरों को झेला। जलाल को एक लम्हा के लिए राजा के कंधे पर कुछ लाल सा दिखा, जैसे किसी ने ऊन का लाल धागा बांध दिया हो। उसको पल भर के लिए मीरा का लाल दुपट्टा याद आ गया, जो वो एक रात बाग में लाई थी। इस एक पल की गाफलत में राजा का वार बहुत कुर्बत से उसके सीने के पास से निकला, जिर्रा पर चिंगारियां बिखेरता हुआ। मलिक यार दूर से चीखा, जहां पना, ख्याल रखिए। मगर उस चीख पर जंग की आवाज़ों का पर्दा पड़ा था। कबीले की इज्जत जंग के बीच राजपूत खेमों के पीछे एक अलग ही हंगामा था।
मीरा जो मलिक यार के घोड़सवारों के जरिए रात को वापस अपने खानदान के पास आई थी, अब अपने बाप के खेमे के सामने खड़ी थी। बाप की आंखें गुस्से से सुर्ख, भाइयों के चेहरे सख्त। तू किले से जिंदा वापस आई है? राजा उदय सिंह ने सख्त आवाज में कहा। मैंने सोचा था या तो तू कैद में होगी या तलवार की धार पर, मगर तू अपने दुश्मन के किले से यूं आई है जैसे अपने ससुराल से आ रही हो। मीरा का दिल धाक से रह गया। बौजी, उसने जरा सी हिचकिचाहट से कहा, मैंने वहां इज्जत से वक्त गुजारा। उन लोगों ने मुझे कैद नहीं किया, मेहमान की तरह रखा। मैं मेहमान? राजा चीखा। दुश्मन के किले में राजपूत की बेटी मेहमान नहीं होती, कैद होती है। उन्होंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, इसका मतलब या तो उन्हें तेरी जरूरत थी या फिर। उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर खेमे में खड़ी बड़ी बड़ी आंखों ने बात पूरी कर दी। मीरा ने झुककर माँ की तस्वीर को याद किया जो कभी इस खेमे में लटकती थी। माँ अगर जिंदा होती तो शायद उसके लिए भी ये सब बहुत सख्त होता। मैं वहाँ किसी के इज्जत का सबब बनी बहूजी, उसने धीरे से कहा। किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं वहाँ से इसलिए आई हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनका दिल जंग में कमज़ोर हो। उनका? राजा ने तंज से कहा। बादशाह जलाल के दिल की इतनी फिक्र है तुझे? मीरा चुप हो गई। उसके चेहरे पर जो खामोशी थी उसी ने उसका राज फाश कर दिया। राजा के लिए ये काफ़ी था। तू उनसे प्यार करती है? उसने ज़मीन हिलाने वाली आवाज़ में पूछा। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। झूठ बोलकर अपने प्यार को चूर चूर कर सकती थी या सच बोलकर अपनी जान दांव पर लगा सकती थी। उसने अंदर से आवाज़ सुनी। राजपूत लड़की का सर कट सकता है, इज्जत नहीं। जी, उसने धीरे से कहा। मैं उनसे प्यार करती हूँ, मगर मैं अपने खानदान से गद्दारी नहीं करूँगी। मैं यहाँ जंग लड़ने नहीं बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे उनके राज के हिसाब से लड़ें, मेरे प्यार को बीच में ना लें। राजा ने अपने आसपास खड़े सरदारों की तरफ देखा। सबके चेहरे एक ही बात कह रहे थे, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। राजपूत की बेटी। राजा ने होठों से ये अल्फाज निकाले, मगर आवाज किसी काजी की तरफ फैसला सुनाने वाली थी। जब दुश्मन से प्यार करने लगे तो उसकी सजा सिर्फ एक होती है। बहूजी, मीरा ने आगे बढ़ना चाहा। उसके बड़े भाई ने तलवार का दस्ता उसके सीने पर रखकर उसे रोका। हमारी बहन अब हमारी इज्जत नहीं रही, वो हमारे दुश्मन की मोहब्बत बन चुकी है। मैंने आपसे गद्दारी नहीं की, मीरा चीखी। मैंने उन्हें कोई राज नहीं बताया, मैं तो। मगर उसके अल्फाज हवा में लटक गए। राजा ने एक इशारा किया। दो सिपाहियों ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। बहूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मीरा के होठों से शोला निकला। मैं आपकी बेटी हूँ। राजा की आंखों में पानी जरूर था, मगर इज्जत के नाम पर उसने उसे रेत के दरार जैसा दबा दिया। तू अब सिर्फ राजपूत की मिसाल बनेगी ताकि कल कोई और बेटी दुश्मन के किले में प्यार का फूल न उगा सके। उसके भाइयों ने उसे खेमे से बाहर घसीट लिया। जंग का मैदान थोड़ा दूर था, मगर इज्जत की सजा उससे भी दूर किसी ड्राई नाली के किनारे पर होने वाली थी। एक ऐसी जगह जहां मिट्टी बहुत साल बाद भी खून को याद रखती। मीरा चीखती रही, बहूजी, मैंने जो भी किया आपकी इज्जत सोच कर किया। अगर मैं वहां रहती तो लोग कहते कि राजपूत की बेटी दुश्मन के साथ रहती है, इसलिए मैं वापस आई हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे अपने हाथ से मार दें, मगर ये मत कहना कि मैंने गद्दारी की। राजा ने सिर फेर लिया। गद्दारी सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से भी होती है। और फिर वो वक्त भी आ गया जहां लफ्ज खत्म हो गए, सिर्फ करकशे तलवार बच गई। राजपूत कौम की इज्जत, राजपूत खानदान का फर्ज, राजपूत बाप का दिल, सब मिलकर एक फैसला बन गए। मीरा की चीखों की आवाज जंग के ढोल, तलवारों, नारों के दरमियान खो गई। बस मिट्टी ने सब कुछ महसूस कर लिया। उसके टूटे चूड़ियों का टुकड़ा जो उसने किले से वापस आने के बाद भी कलाइयों से नहीं उतारा था, खून में तर होकर उसके साथ ही मिट्टी में मिल गया। अब वो चूड़ी नहीं थी, एक पैगाम था जो अब भी जमीन की तहों में कहीं छुपा हुआ था। आखिरी पैगाम के मोहब्बत। जंग शाम तक चली। दोनों तरफ से इतनी लाशें गिर चुकी थीं कि जमीन का असली रंग देखना मुश्किल हो गया। आखिर में कोई भी जीत कर नहीं, सिर्फ जिंदा रहकर मैदान से निकला। राजपूत फौज पीछे हट गई, अपने कदमों के साथ बहुत सारी लाशें, बहुत सारे जख्म, बहुत सारे सवाल लेकर। जलाल की फौज ने मैदान पर कब्जा रख तो लिया, मगर उनके चेहरों पर भी खुशी का नामो निशान न था। जिंदा बचे सिपाही भी लाशों के बीच से गुजरते हुए सिर्फ इतना सोच रहे थे, कल हम भी इनकी जगह होते। किले में वापस आकर जलाल अपने खैमे में अकेला बैठ गया। जिर्रा उतार दी, तलवार रख दी, कमर से कपड़ा हटाकर मीरा की सब्ज चूड़ी निकाली। चूड़ी का एक कोना झिझ गया था, शायद जंग के दौरान कोई वार से हल्का सा छू गया था, मगर लफ्ज अब भी अंदर खुरचे हुए थे। मीरा। मीरा कहाँ है? उसने आहिस्ता से पूछा, जैसे चूड़ी जवाब दे देगी। मलिक यार खैमे के बाहर आया।
जहां पना, उसने अंदर आते ही सर झुकाकर कहा। जंग खत्म हो चुकी, राजपूत पीछे हट गए हैं, हम मैदान साफ करवा रहे हैं। राजा उदय सिंह, जलाल ने पूछा। वो जिंदा बच गया, मलिक यार ने कहा, मगर बहुत से उसके सरदार मारे गए। दोनों तरफ से खून बराबर बहता। इस जंग का कोई असली फतेहमंद नहीं। जलाल ने नजर झुकाई और उसने सांस रोककर पूछा, और मीरा? मलिक यार का चेहरा पल भर को सख्त से नर्म हो गया, मगर फिर उसने अपनी आर पर दोबारा ताला लगाया। मुझे पूरी खबर अभी तक नहीं जहां पना। झूठ मत बोलो मलिक, जलाल ने तेज लेकिन धीमी आवाज में कहा। तुम जानते हो, तुम्हारी आंखें जंग से भी तेज हैं, बोलो। मलिक यार ने पल भर की खामोशी के बाद अपनी मुट्ठी से कुछ निकाला। मिट्टी का एक चूड़ी का गोला जो आधा टूट चुका था, आधा अब भी ठीक। उसकी सफेद मिट्टी पर एक सुर्ख लकीर चल रही थी। खून की या रंग की कोई न जान सका। ये, उसने धीरे से कहा, ये वो चूड़ी है जो उसने मुझे दी थी। मैं इसे किले के अंदर छोड़ देना चाहता था, मगर जंग से पहले ही कुछ खबर मिली। राजपूत खैमों के पीछे एक सजाए मौत दी गई, एक लड़की को जिस पे जुर्म था दुश्मन से मोहब्बत का। जलाल की सांसें रुक सी गईं। उसने चूड़ी को लिया, आंखों के आगे ले आया। सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। चूड़ी के अंदर लिखा लफ्ज उसे ज्यादा वाज़े नजर आने लगा, मीरा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने सरगोशी की। जंग के वक्त बादशाह का दिल तोड़ना मेरा काम नहीं, मगर अब जंग के बाद भी अगर तुम्हें सच ना बताऊं तो मेरा करीबा दोस्त होने का हक छीन जाएगा। जलाल के लिए वक्त ठहर सा गया। मीरा जमीन में मिल चुकी थी, उसकी चूड़ियां जमीन के साथ खामोश हो चुकी थीं। राजा उदय सिंह अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गया था। राजपूत कौम ने एक मिसाल कायम कर दी थी। फौजों ने जंग लड़कर अपने सरदारों को खुश कर दिया था, मगर इस सब का नतीजा क्या था? एक बादशाह का दिल बर्बाद, एक लड़की की जान कुर्बान, हजारों की लाशें, जमीन पर खून के दाग। उसने मुझे कहा था, जलाल ने चूड़ी को सीने से लगाते हुए कहा, कि अगर कभी ये चूड़ी मुझे मिले तो समझ जाऊं कि उसका नाम इसमें लिखा है। यही चूड़ी उसका आखिरी पैगाम है ना मलिक? मलिक यार ने सर झुकाकर कहा, जी। मीरा ने अपनी जिंदगी से मुझे क्या पैगाम दिया? जलाल ने अपने आप से पूछा। ये कि प्यार जंगों से बड़ा होता है, या ये कि जंगों के दरमियान प्यार सिर्फ मिट्टी की चूड़ी की तरह होता है, खूबसूरत, नाजुक और टूटने के लिए पैदा होता है? कोई जवाब न आया। सिर्फ खैमे के बाहर हवा की हल्की हल्की आहट थी, जो अब भी जंग के मैदान से खून की बू लेकर आ रही थी। जलाल उठा, किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चला गया। शाम ढल रही थी, सूरज लहू के रंग के आसमान में धीरे से डूब रहा था। उसने दोनों चूड़ियां, एक सब्ज, दूसरी सुर्ख लकीर वाली, अपने हाथों में पकड़ी। आज से मेरी तलवार पहले से भी ज्यादा तेज होगी, उसने हवा से कहा, मगर अब मैं हर जंग से पहले ये चूड़ियां अपने साथ रखूंगा ताकि मुझे याद रहे कि हर वार से किसी की मीरा मर जाती है, हर फैसले से किसी का प्यार मिट्टी में मिल जाता है। अगर मैं कभी बेवजह तलवार उठाऊं तो ये चूड़ियां टूटकर मुझे लहूलुहान कर दें। उसने बहुत आहिस्ता से दोनों चूड़ियां किले की दीवार के कोने से नीचे उस छोटे बाग की मिट्टी में गिरा दी जहां वे दोनों पहली दफा मिले थे। चूड़ी की हल्की सी खनक सुनाई दी, फिर मिट्टी की फुसफुसाहट ने उसे चुप कर दिया। 2 साल बाद किसी माली ने उस बाग की मिट्टी को खोदकर नई क्यारियां बनाते वक्त ये दोनों चूड़ियां निकाली। उसने उन्हें अजनबी समझकर किले की पुरानी चीजों के कमरे में रख दिया। फिर सदियां गुजर गईं, किला बदला, बादशाह बदले, राजपूत और मुगल दोनों ही कहानियों में ढल गए, मगर कहीं किसी पुराने संदूक के कोने में अब भी 2 मिट्टी की चूड़ियां रखी हैं, एक सब्ज जिसमें मीरा लिखा है और एक सफेद सुर्ख लकीर वाली जिसमें सिर्फ एक चुप सा लफ्ज बसा है, आखिरी पैगाम की मोहब्बत।